Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya। तो गाइस जैसा कि आप मैंने वीडियो बनाया है कि जो CSI और UGC नेट जून 2023 है उसके फॉर्म आ चुके हैं, तो अब फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है टॉपिक इवोल्यूशन पे जो मेन टॉपिक है फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कि नेचुरल सिलेक्शन का फेट क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के जो टॉपिक है उस पर भी वीडियो को अपलोड कर दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने नेचुरल सिलेक्शन को भी बता दिया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ द फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कि फेट क्या है नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन क्यों होता है कि नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नेचर ने किस स्पीसीज को सेलेक्ट किया है सर्वाइवल के लिए एक तरह से, और न्यू स्पीसीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है जिस प्रोसेस को कहते हैं स्पीसीएशन। सो द फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और बैलेंसिंग। नेचुरल सिलेक्शन का फेट या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और बैलेंसिंग भी हो सकता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है। The genetic changes that confer higher fitness tends to increase in frequency over time in the population and this evolutionary process is called positive selection। तो फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पहला क्या है कि जब कोई भी जेनेटिक चेंज हो रहा है किसी भी स्पीसीज में, उसकी जीन्स में चेंज हो रहे हैं, तो वो उसको क्या देंगे कि उसको एक हायर फिटनेस देंगे। ठीक है, ओवर इन फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में उसको अगर हायर फिटनेस हो रही है जेनेटिक चेंजेस की वजह से, तो उस प्रोसेस को पॉजिटिव सिलेक्शन कह रहे हैं। नेगेटिव नेक्स्ट है नेगेटिव सिलेक्शन, द जेनेटिक चेंजेस दैट डिक्रीज द ऑर्गेनिज्म फिटनेस। ठीक है, ऐसे जेनेटिक चेंजेस जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की फिटनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, टेंड्स टू डिसअपेयर फ्रॉम पॉपुलेशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन, और जिसकी वजह से कुछ टाइम में वो जो पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म है वो पॉपुलेशन से डिसअपेयर हो जा रहा है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव सिलेक्शन। तो दोनों में ही आप देख सकते हैं कि जेनेटिक चेंजेस एक में क्या हो रहा है, फिटनेस को बढ़ा रहा है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव, और एक में जेनेटिक चेंजेस की वजह से फिटनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम कह देंगे कि ये हो जाता है नेगेटिव सिलेक्शन। थर्ड है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मीन्स कि कोई भी चीज़ ना ज़्यादा पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो बैलेंस है। इट हैपन दैट अ म्यूटेशन इज एडवांटेजियस ओनली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बट नॉट इन होमोजाइगस कंडीशन। बैलेंसिंग तब होती है कि अगर म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ म्यूटेशन जो हो रहा है वो एडवांटेज है म्यूटेशन होना, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो रहा है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में नहीं हो रहा है। Such allele tend to maintained at intermediate frequency in a population through a process of बैलेंसिंग। तो पहले मैं बता देती हूँ कि हेट्रोजाइगर और होमोजाइगस कंडीशन जो यहाँ पे बोली गई है वो क्या है, और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे, लेकिन उससे पहले जब आप कोई भी टॉपिक को डिटेल में तभी पढ़ पाएंगे जब आपको बेसिक पता होगा। तो जैसे मैंने नेचुरल सिलेक्शन पे वीडियो को अपलोड किया, उसके बाद ये फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आप तीनों तरीके आपको पता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और बैलेंसिंग है। उसके बाद हम मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले हम बैलेंसिंग के बारे में यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन को क्या बोला गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे बताया गया हेटेरोजाइगस कंडीशन, अब जैसे यहाँ पे दो एलील होती हैं, एक आप देखते हैं एक जिसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं और एक स्मॉल लेटर से हम एलील को शो करते हैं। तो जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन मीन्स में क्या होता है, हेटेरोजाइगस मीन्स आप समझ सकते हैं, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, यानी कि ये कंडीशन जब दोनों एलील इस तरह से, और होमोजाइगस में दो कंडीशन आ जाती हैं। होमो मीन्स क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम, होमो का मीन्स होता है सेम। इसमें एक आता है कैपिटल ए और एक हो जाता है स्मॉल ए, तो ये हो जाता है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। ठीक है, तो यही यहाँ पे बैलेंसिंग में बोला गया कि म्यूटेशन जो हो रहा है वो एडवांटेज है सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में एडवांटेज नहीं है। तो होमोजाइगस में दो एलील आ रही थी, कैपिटल ए और स्मॉल ए आ रही थी, होमोजाइगस में क्या आ रही थी, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो और इसमें आ रही थी, हेटेरोजाइगस की बात करें तो इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो एडवांटेज है बैलेंसिंग के लिए। तो यही बात बोली गई है फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में।
अब हम आगे देखते हैं कि मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए, मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। मेन जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी टॉपिक से आते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप एक दो बार आपको डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इतना इजी है कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफ देख के ही समझ जाएंगे। क्वेश्चंस जो है वो ग्राफ से ही आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ आपको नाम बताना होता है। ये आप देख सकते हैं कितना ईजी है। आपको 4 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स में है तो 2 मार्क्स भी दिल पाएगा। पहला इसमें आ जाता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, सेकंड आ जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट कि डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम डायरेक्शनल सिलेक्शन को पढ़ेंगे। डायरेक्शनल सिलेक्शन, अब नाम से ही समझ सकते हैं कि एक जो डायरेक्शन में हो रहा है, कोई भी डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन तब होता है जब इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। आप डायग्राम से अभी इजीली समझ पाएंगे, जो भी ग्राफिकल डायग्राम है। इट फेवर, यानी कि डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर द नॉन एवरेज और एक्सट्रीम फिनोटाइप। तो यहाँ पे बोला गया है नॉन एवरेज और एक्सट्रीम फिनोटाइप। इसके बारे में क्या है, ये क्या होता है, पहले हम एक ग्राफ से देखते हैं जो तीनों कंडीशंस में, यानी कि डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिस्ट्रप्टिव, तीनों में ही अप्लाई होगा। तो पहले एक कॉमन कंडीशन को देख लेते हैं। तो आप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसमें बताया गया है, ये जो शो कर रहा है इसमें ये क्या है, एक्सट्रीम है, मतलब बिल्कुल आउटर, जो कि एक नॉन एवरेज है। एक्सट्रीम या फिर हम इसे नॉन एवरेज भी कह सकते हैं। उसके अलावा ये क्या है, ये एवरेज है, या फिर इसे मीन वैल्यू भी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट भी है। तो इसी की बात वहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन में हो रही थी। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सट्रीम है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बेसिक तो पता ही होना चाहिए ना। अगर आप बेसिक नहीं पता चलेगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो होता है ये एक्सट्रीम होता है। उसके अलावा जो मिड वाला, और ये भी एक्सट्रीम ही होगा, इस पर कंफ्यूज मत होना, ये वाला और ये दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यू है। उसके अलावा ये जो मिड में है या इंटरमीडिएट है, इसको एवरेज या फिर मीन वैल्यू कहा जाता है। तो अब हम जाते हैं वापस से डायरेक्शनल सिलेक्शन पे। तो अब आपको इसका समझ आ गया होगा कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या है, फेवर द नॉन एवरेज और एक्सट्रीम फिनोटाइप, एलिमिनेट नॉर्मल और एवरेज इंडिविजुअल्स। यानी कि जो भी डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है उसमें जो एक्सट्रीम फिनोटाइप होता है उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें फेवर किया जाता है, और जो एलिमिनेट होता है वो एक एवरेज इंडिविजुअल, यानी कि जो मिड वाला था, इंटरमीडिएट, उसको अभी हम ग्राफ से देखेंगे। आफ्टर द मीन वैल्यू ऑफ ट्रेड इन द पॉपुलेशन इन वन डायरेक्शन। तो आप ग्राफ से समझिए, ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ये फिनोटाइप है, ये क्या है, बिफोर सिलेक्शन है, मतलब अभी डायरेक्शनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ को इस तरह से शो किया गया है। यहाँ पे मैंने बताया था अभी कि एक्सट्रीम वैल्यू है, ये दोनों ही एक्सट्रीम या फिर नॉन एवरेज कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो इंटरमीडिएट है इसे मीन कहा जाता है, मीन वैल्यू इसको कहा जाता है, और ये एवरेज होता है। जब डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाता है, अभी हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि क्या सिलेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाता है, तब आप देखिए कि जो यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है। आप देखिए ये ग्रीन वाला जो है ना, ये बिफोर सिलेक्शन की बात हो रही है। आप जो ये पिंक लाइन, पिंक कलर से दिख रहा है, ये हो गया आफ्टर सिलेक्शन, यानी कि इस ग्रीन वाले की एक्सट्रीम वैल्यू को, इस एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया गया है, और ये एक डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा नहीं, इसको भी सिलेक्ट किया गया, इसको भी सिलेक्ट किया गया, अगर इसको इनको सिलेक्ट किया जाएगा तो डायरेक्शन में नहीं हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही वे में चलता है ना। तो इसमें एक्सट्रीम वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया गया है और ये एक डायरेक्शन में चल रहा है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, उसके अलावा या फिर आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक्सट्रीम वैल्यू को अगर सेलेक्ट किया गया है तो किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो यही डायरेक्शन सिलेक्शन में पूछा जाता है। जो मेन चीज़ जो पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है। डायरेक्शनल सिलेक्शन शिफ्ट द ओवरऑल मेकअप ऑफ द पॉपुलेशन बाय फेवरिंग वेरिएंट्स एट वन एक्सट्रीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही लर्न करना है या यही याद रखना है कि डायरेक्शनल सिलेक्शन में वन एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन होता है। यानी कि आप, मैंने जैसे अभी बताया कि एक डायरेक्शन में चल रही है, तो अब ये वाली एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे किसकी बात बोली है, कि कौन सी पॉपुलेशन का सिलेक्शन हो रहा है या किसका सिलेक्शन हो रहा है। सो डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म।
इस पे भी मतलब जो एग्जाम्पल है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपको समझने के लिए, एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस पे मैंने डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे भी बता दिया था कि कैसे क्या सिलेक्शन होता है। तो जैसे कि होता है क्या है कि मैंने बताया था कि दो कलर की मौत होती है, एक होती है ब्लैक कलर की और एक होती है वाइट कलर की। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, यानी कि जब सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है, नेचर ही तो सेलेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि क्या है, टॉपिक का नाम ही था मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर फेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले जो पॉपुलेशन थी मौत की वो थी वाइट कलर की मौत, ठीक है। तो पहले क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो जो ट्रीज की बाग होती है ना वो क्या थी, वाइट कलर की थी। तो वाइट कलर की मौत थी पहले, उनको एक एडवांटेज करेक्टर क्या मिला, एडवांटेज क्या मिला कि क्यों, क्योंकि वो खुद को कैमोफ्लेज कर सकती थी, मतलब हाइड कर सकती थी अपने बैकग्राउंड के थ्रू। तो जिसकी वजह से और उस टाइम पे ब्लैक भी कलर के मौत भी प्रेजेंट थे, लेकिन लिमिटेड। क्यों, क्योंकि प्रेडेटर तो आके ब्लैक कलर के जो मौत थे ना वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे बाग पे, तो उनको ईट कर लेते थे। तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है जिसमें वाइट कलर के मौत को दिखाया गया है। और जब नेचुरल सिलेक्शन हुआ ना, क्यों, क्योंकि कुछ टाइम बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है बढ़ गया। जो ट्रीज की बाग थी वो वाइट से ब्लैक हो गई, और जिसकी वजह से ब्लैक कलर की मौत को एडवांटेज मिल गया। तो नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हुआ है कि वाइट कलर की मौत से आप देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज को सेलेक्ट किया गया है। इट मीन्स कि कुछ वाइट कलर के मौत भी प्रेजेंट थे, लेकिन उनको क्या है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि उनको तो प्रेडेटर इजिली जो है फीड कर सकते हैं उन पे। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन हुआ, और ये क्या हुआ, ब्लैक कलर की मौत का पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन, ब्लैक कलर की मौत को यहाँ पे बेनिफिट हो गया। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद रख लेना डायरेक्शनल सिलेक्शन में कि जब इस तरह से डायग्राम दिखाया जाए ना कि सिर्फ एक, अगर ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जैसे यहाँ पे अगर ये एक एक्सट्रीम वैल्यू को सेलेक्ट किया जा रहा है तो ये हो गया डायरेक्शनल सिलेक्शन। आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन में हो रहा है, ये इस तरह एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा नहीं कि वापस पे आ रहा है, ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे जो है बोला यही किया गया, लाइट कलर्ड मॉथ्स आर बेटर कैमोफ्लेज्ड अगेंस्ट अ प्रिस्टाइन इन्वायरमेंट। प्रिस्टाइन इन्वायरमेंट मीन्स जो पहले का इन्वायरमेंट होता था, यहाँ पे इस जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता था तो इन्हें क्या होता है, बेटर कैमोफ्लेज्ड कर सकते हैं खुद को। लाइकवाइज डार्क कलर्ड मॉथ्स आर बेटर कैमोफ्लेज्ड अगेंस्ट अ सूटी इन्वायरमेंट। सूटी इन्वायरमेंट इन द सेंस कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। Thus, as the industrial revolution progressed in 19th century, the color of the moth population shifted from light to dark। यही बोला गया है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो जो मौत का कलर था या पॉपुलेशन थी वो लाइट से डार्क की ओर शिफ्ट हो चुकी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक डायरेक्शन पे शिफ्ट हुई है, यही बात बोली गई है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के बारे में। सेकेंड हमारा मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग से भी आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ यहाँ पे या फिर कोई भी पॉपुलेशन जिसकी स्टेबल की बात हो रही, मतलब वो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सट्रीम वेराइटीज फ्रॉम द बोथ एंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर एलिमिनेटेड। अब आपको, अगर आपने अच्छे से देखा है वीडियो को तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एक्सट्रीम की बात क्या हो रही है। जैसे मैंने बताया था ग्राफ के जो दोनों साइड वाले हैं इनकी, ये आप डायग्राम में देखिए, ये एक्सट्रीम की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या बोला गया कि एक्सट्रीम वेराइटीज दोनों एंड्स फ्रीक्वेंसी से इन्हें एलिमिनेट कर दिया गया, जबकि डायरेक्शनल में वन एक्सट्रीम का सिलेक्शन हो रहा था। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन टेंड्स टू फेवर्स इंटरमीडिएट टाइप। इंटरमीडिएट या जो मीन वैल्यू या फिर एवरेज की बात हो रही है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट का सिलेक्शन हो रहा है। At genetic level, stabilizing selection act to keep a population well adapted to its environment. Favors the average and normal phenotype। जो मिड वाला होता है, इंटरमीडिएट है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, और दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं उनका क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। डायग्राम से अभी हम देखते हैं, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उससे देखते हैं। तो ये बिफोर सिलेक्शन की बात हो रही है और ये है आफ्टर सिलेक्शन। आप बिफोर सिलेक्शन में देख सकते हैं, ये नॉर्मल दिखाया गया। आफ्टर सिलेक्शन में क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था ना, ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ये एवरेज भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट भी या फिर मीन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीन का यानी कि इंटरमीडिएट का सिलेक्शन हो रहा है आफ्टर सिलेक्शन।
ये जो पिंक से शो कर रहा है ना, इनका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है और दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया गया है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है, किस मतलब नेचर में ऐसा क्या है जो चीज़ हमें बैलेंस करके रखनी चाहिए, या नेचर जिसे बैलेंस करके रखता है और वो डिसबैलेंस हो गया तो सबको ही दिक्कत हो जाएगी। तो अब हम एग्जाम्पल देखते। तो अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज। अब एग्जाम्पल को लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ वेट ऑफ ह्यूमन बेबीज से क्या कि अगर आप देखें कि आपको पता भी होना चाहिए कि ह्यूमन बेबीज जब होते हैं, जब उनका बर्थ होता है तो उनका अगर वेट बहुत ज़्यादा कम है तो उनको ऐसा माना जाता है कि वो मतलब कुपोषित है या उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और ये नॉर्मल नहीं होता है। हो सकता है बेबी की डेथ भी हो जाए कुछ टाइम पे। और अगर बेबी का जो वेट है, ह्यूमन बेबी का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल कितना होता है, मेरे ख्याल से 3 to 4 या 2 to 3 kg होता है। और अगर इससे ज़्यादा वेट हो जाता है, किसी का 5 kg या कुछ हो जाता है, तो उसको क्या माना जाता है कि उस बेबी में कुछ डिजीज़ है। तो यहाँ पे यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। ह्यूमन बेबी का जो वेट है वो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबलाइज्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। उसी तरह क्लच साइज ऑफ रॉबिन बर्ड्स। क्लच साइज़ की यहाँ पे बात बोली, इसका मीन्स होता है, मैंने बहुत इजी तरीके से लिख दिया है सब कुछ, जितनी भी मीनिंग्स है, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्लच के बाद बोली गई है नंबर ऑफ एग्स और ऑस्प्रिंग्स। तो जो रॉबिन बर्ड्स होती हैं उसमें यहाँ पे ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम रॉबिन बर्ड्स से ही एग्जाम्पल से समझते हैं। अब डायग्राम में देखिए, मैंने जैसे उसमें ऊपर जो कॉमन डायग्राम था वो बताया था। ये जो ग्रीन से है ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, मैंने कलर इसलिए बनाया है ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। आप नोट्स बना लीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट वॉल्यूम उसकी सिलेक्शन हो रहा है, पॉपुलेशन आफ्टर नेचुरल सिलेक्शन। तो रॉबिन बर्ड्स का एग्जाम्पल क्यों दिया कि रॉबिन बर्ड का जो मतलब जो क्लच साइज है वो बैलेंस्ड है, मतलब 4 एग्स वो देता है। रॉबिन बर्ड जो है 4 एग्स देती है, और अगर 4 से ज़्यादा अंडे हुए तो भी दिक्कत होगी, 4 से कम हो गए तो जो भी प्रेडेटर है वो उन्हें फीड कर लेगा। यही बात बोली गई है कि रॉबिन बर्ड्स टिपिकली लेज 4 एग्स। लार्जर क्लचेस में रिजल्ट इन मैल नरिश्ड चिक्स, यानी कि चिक्स को क्या होगा, डिजीज़ हो जाएगा। ये जो इनके बेबी हैं वो नॉर्मल या नॉर्मल नहीं होंगे, अब नॉर्मल हो जाएंगे। वाइल स्मॉलर क्लचेस में रिजल्ट इन नो वायबल ऑफस्प्रिंग। हो सकता है 1-2 अंडे गिर जाएं या कोई भी दूसरा एनिमल उन्हें खा जाए। तो यही बात बोली गई है स्टेबलाइजिंग में कि नेचर में क्या होना चाहिए, चीज़ें जो है ना स्टेबल होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें स्टेबल होना ही सही है। ये हो गया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। सबसे मेन पॉइंट आप याद रखिएगा कि इन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन सेलेक्ट ओनली इंटरमीडिएट फिनोटाइप एंड एलिमिनेट्स द एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया गया, और डायरेक्शनल में क्या था कि एक एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन हो रहा था। अब हम नेक्स्ट जो सिलेक्शन है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स भी आपको बता दूंगी जिससे आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो को अपलोड करूँ। मैं जितना भी हो पाएगा मैं सिंपली वीडियो को अपलोड करूँगी ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, एग्ज़ाम भी आ ही चुका है, डेट भी आ चुकी है, 6th, 7th और 8th जून डेट आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।